दोस्तों नमस्कार। मैं ब्रजेंद्र शुक्ला, डायरेक्टर गुरुकुल ICS बिलासपुर छत्तीसगढ़। आज हमारी लाइव क्लास का तीसरा दिन है और पहले दिन मैंने आपको बताया कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कैसे करना है, किन बातों का ध्यान रखना है। कल हमने इतिहास का प्रारंभ किया और मैंने प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत के इतिहास को एक बार संक्षिप्त में लिंकअप करने के लिए बताने का प्रयास किया। आज हम प्रारंभ करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन या भारत का स्वतंत्रता संग्राम, जिसके अंतर्गत हम सबसे पहले चर्चा करेंगे कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय के कारण क्या थे, परिस्थितियां क्या थीं, और उसी कड़ी में हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, उसके उद्देश्य और उसका विश्लेषणात्मक व्याख्या पर जाएंगे। चूँकि मैं पिछले 20 वर्षों से अध्यापन कार्य कर रहा हूँ, लेकिन लाइव आने का पहला प्रयास है। हमारे गुरुकुल की जो टीचर्स की टीम है और बहुत सारे जो मेरे विद्यार्थी हैं, उन सब ने ऐसी प्रेरणा दी कि सोशल मीडिया के युग में जो हमारे इंस्टीट्यूट का नॉलेज है ये दूसरे युवाओं तक भी जाना चाहिए, समाज में जाना चाहिए। इसलिए मुझे लाइव आने के लिए प्रेरित किया। चूँकि अभी शुरुआत है तो कई बार मुझसे गलतियां भी हो सकती हैं कि लाइव में किस तरह का आचरण व्यवहार किया जाता है या किस तरह का विषय रखा जाता है, क्योंकि मुझे क्लास में प्रॉपर डायरेक्ट पढ़ाने की आदत है स्टूडेंट्स को। तो लाइव में आने का पहला प्रयास है। यदि इस प्रयास में ये जो मैं सीख रहा हूँ इसमें कोई कमी हो तो उसे आप ध्यान नहीं देंगे और मैं निश्चित तौर पर इसको सुधारने का प्रयास करूँगा। तो मित्रों, हम सब प्रारंभिक परीक्षा के साथ अब मुख्य परीक्षा की तैयारी में लग गए होंगे। मैं प्रीलिम्स एग्जाम्स और मेंस एग्जाम दोनों के दृष्टिकोण से आपको ये नॉलेज डिलीवर करूंगा। एक बात और ध्यान देने वाली बात है कि अभी जो PSC का जो पैटर्न है वो लगातार इम्प्रूव हो रहा है, UPSC को फॉलो कर रहा है। इसलिए मैं हो सकता है कहीं बहुत ज़्यादा जो फैक्ट्स हैं, तथ्य हैं, उन पर बहुत ध्यान ना दूं, क्योंकि मुझे ऐसा उम्मीद है, ऐसा पता है कि फैक्ट्स आप लोग खुद कर रहे होंगे या फैक्ट्स इकट्ठे करना बहुत बड़ी बात नहीं है। इसलिए मेरा पूरा फोकस कॉन्सेप्चुअल या किसी भी सब्जेक्ट के बारे में आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगा कि मेंस एग्जाम में आप कैसे आंसर लिखेंगे, और इसी रूप में अपना लेक्चर दूंगा। तो थोड़ा सा हम कुछ अलग बात भी कर रहे हैं। तो स्वतंत्रता आंदोलन की जो शुरुआत हुई क्रांति के बाद, क्रांतिकारियों ने बहुत उत्साह के साथ, साहस के साथ, वीरता के साथ क्रांति की, लेकिन लक्ष्य प्राप्ति में सफल नहीं हुए। क्रांति के कुछ तात्कालीन परिणाम भी आए और कुछ दूरगामी परिणाम भी सामने आए। दूरगामी परिणाम ये हुआ कि क्रांति के बाद भारत में राष्ट्रवाद की पृष्ठभूमि तैयार हुई और उस पृष्ठभूमि के कारण ही अनेक प्रदेशों में, अनेक क्षेत्रों में संगठनों का निर्माण हुआ और बाद में इसी कड़ी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। तो क्रांति में असफलता का एक बड़ा कारण था कि जो क्रांति के जो उद्देश्य थे वो व्यापक ना होकर सीमित थे। क्रांति का स्वरूप भी बहुत सीमित था और इन कमियों से पता चला कि यदि ब्रिटिश शासन को पराजित करना है या ब्रिटिश शासन को चुनौती देना है तो एक बहुत ही व्यापक संगठित प्रयास जरूरी है। यानी एक जनव्यापी आंदोलन खड़ा करने की आवश्यकता है, और जनव्यापी आंदोलन जो है इसको खड़ा करने के लिए समाज का राजनीतिक जागरण होना बहुत जरूरी है। राजनीतिक जागरण होने से राष्ट्रीयता का भाव भी जन्म लेगा
और उसके साथ ही साथ भारत में राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना की दिशा में एक प्रयास भी होगा। आंदोलन एक सतत प्रक्रिया है और आंदोलन में समाज के सभी वर्गों का यदि सहयोग मिले तभी किसी आंदोलन की सफलता सुनिश्चित होती है। आंदोलन में एक लंबा संघर्ष करना पड़ता है और संघर्ष करने के लिए साधन सीमित होते हैं। हमारे जो उस समय के नेता थे, उस समय के जो आंदोलन के प्रवर्तक प्रमुख महानुभाव थे, उन्होंने सोचा कि यदि आंदोलन करेंगे तो संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन संघर्ष की प्रक्रिया सतत चल नहीं सकती है। तो इसके साथ ही साथ कुछ रचनात्मक कार्य जैसे अस्पृश्यता निवारण, हिंदू मुस्लिम एकता, पंचायतों के माध्यम से सामाजिक समस्याओं का समाधान, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, शराब की दुकानों पर धरना, नमक कर का विरोध, इस तरह कुछ साथ साथ रचनात्मक कार्यक्रम भी अनेक आंदोलन में देखे गए। और जो भारत का आंदोलन धीरे धीरे विकसित हुआ, परिपक्व हुआ, वह आंदोलन एक विशेष वर्ग का आंदोलन ना होकर जन सामान्य का आंदोलन बन गया, जिसमें सभी जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषाभाषी लोग शामिल हुए। पुरुषों के साथ बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी, युवाओं ने भी, किसानों ने भी, मजदूरों ने, कारीगरों ने इस आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका सुनिश्चित की। आंदोलन जब प्रारंभ हुआ तो इस राष्ट्रीय आंदोलन की अनेक धाराएं प्रवाहित होने लगी देश में। इन अनेक धाराओं का संयोजन करने का जो कार्य किया वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इन सारे छोटे छोटे प्रयासों को एकीकृत करने का प्रयास किया और इन सारे सूक्ष्म प्रयासों को स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में पिरोया। लेकिन कांग्रेस के पहले से भी देश में राजनीतिक चेतना, राष्ट्रभक्ति जागृत करने के लिए अनेक आंदोलन गतिविधियां चल रही थीं, जिनका जिक्र सामान्यतः आंदोलनों के दौरान नहीं मिलता है। जैसे देश भर के कोने कोने में जो जनजाति बाहुल्य क्षेत्र हैं, झारखंड है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूर्वोत्तर, इन क्षेत्रों में जनजातीय आंदोलनों की, राष्ट्रीय आंदोलनों को गति देने में और कांग्रेस की स्थापना के पहले देश को जागृत करने में बड़ी भूमिका थी। क्रांतिकारी आंदोलन, बंगाल से लेके अनेक प्रदेशों में क्रांतिकारी लगातार सामाजिक राजनीतिक जागरण का कार्य कर रहे थे। गदर आंदोलन, होम रूल लीग आंदोलन, अकाली दल का आंदोलन, इन आंदोलनों ने भी राजनीतिक चेतना जागृत करने में कांग्रेस की स्थापना के पहले से ही अनेक प्रयास किए। एक बात और, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सारी राजनीतिक गतिविधियां आंदोलन के पक्ष में नहीं थीं। देश में कुछ ऐसी भी राजनीतिक गतिविधियां थीं जो आंदोलन की गति को धीमा कर रही थीं। देश की स्वतंत्रता प्राप्ति में देर होने का ये गतिविधियां कारण बनी। देश के भीतर कुछ विचारों ने, कुछ विचारशील चिंतकों ने और ब्रिटिश शासन की कूटनीतिक रणनीतिक नीतियों के कारण भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में, राजनीति में सांप्रदायिकता का भी सूत्रपात हुआ। और सांप्रदायिकता के सूत्रपात के कारण भारत का विखंडन हुआ और उस सांप्रदायिकता के बाद, आज़ादी के बाद से लेकर आज तक भारत की राजनीति में, भारत के विकास में अनेक ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जो राष्ट्रीय विकास और एकीकरण में बाधक होती हैं। स्वतंत्रता आंदोलन को प्रारंभ करने के पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि अंग्रेजी काल में ब्रिटिश शासन ने अपने हितों को ध्यान में रखते हुए देश में शिक्षा का प्रचार प्रसार किया,
संचार के साधनों का विकास किया, लोक सेवा का ढांचा विकसित किया, महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ। इन सारे सुधारों के कारण भारत में सामाजिक राजनीतिक परिवर्तनों की गति तेज हुई और परिवर्तनों की गति तीव्र होने के कारण अनेक रचनात्मक प्रवृत्तियों का जन्म हुआ और इन रचनात्मक प्रवृत्तियों के कारण राष्ट्रीय आंदोलनों को गति और दिशा मिली। दोस्तों, ये मैंने राष्ट्रीय आंदोलनों की भूमिका के संदर्भ में कुछ बातें रखी। बार बार मैंने एक बार शब्द उपयोग किया, राष्ट्रीय चेतना, देशभक्ति, जागरण। तो भारत में राष्ट्रवाद का उदय होने लगा, जन सामान्य में राष्ट्रवादी विचार पनपने लगे। तो इन राष्ट्रवाद के उदय के कुछ कारण थे। किसी भी देश में किसी भी विचार का उत्पन्न होना और उत्पन्न होकर उस विचार का विचारधारा के रूप में परिवर्तित होना, जन सामान्य के द्वारा उसको स्वीकार किया जाना और स्वीकार करके उसे जीवन मूल्य मानते हुए किसी आंदोलन में पिरो देना काफ़ी कठिन कार्य होता है। इसके लिए एक लंबा वक्त लगता है। भारत में राष्ट्रवाद ऐसा नहीं है कि पहले नहीं था। हमने थोड़ा सा चर्चा चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य की किया था। उत्तर वैदिक काल में राष्ट्र शब्द का उपयोग मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो मौर्य साम्राज्य स्थापित किया, उसके बाद के अनेक वर्षों तक भारत में राष्ट्रवाद स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। लेकिन बहुत लंबे समय तक दासता के कारण भारतीय लोगों का जो आत्मसम्मान था, आत्मगौरव था, राष्ट्र प्रेम था, ये कहीं खोसा गया था। तो एक बार फिर अनेक कारणों से औपनिवेशिक शासन के विरोध में खड़े होने के लिए पुनः राष्ट्रवाद का उदय हुआ। तो भारत में आंदोलन के पूर्व और आंदोलन के दौरान राष्ट्रवाद के उदय के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी थे, इन विषयों पर मैं चर्चा करने का प्रयास करूंगा। तो राष्ट्रवाद का उदय का पहला कारण था भारतीय हितों एवं उपनिवेशी हितों में विरोधाभास। तो जो भारतीय जनमानस था, भारतीय लोग थे, इनके हित कुछ अलग थे, विशेष तौर पर आर्थिक हित, कृषि को लेकर, उद्योगों को लेकर, और अंग्रेजों के हित अलग थे। वास्तव में 1760 के दशक में, 1760 के दशक में जो एक महत्वपूर्ण क्रांति आई, औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जिसने संपूर्ण दुनिया में आमूलचूल परिवर्तन को जन्म दिया। तो ये जो औपनिवेशवाद है, इसकी जो शुरुआत है, ये कहीं ना कहीं औद्योगिक क्रांति से जोड़ के देखना चाहिए। औद्योगिक क्रांति ने समूचे वैश्विक कृषक समाज को औद्योगिक समाज में बदलने का प्रयास किया। तो इसकी शुरुआत ब्रिटेन से हुई थी। ब्रिटेन के पास पूंजी थी, यानी कैपिटल था, तकनीकी थी, टेक्निक थी, लेकिन कच्चा माल नहीं था। जो एशिया के देश, अफ्रीका के देश, लैटिन अमेरिका के जो देश हैं, ये कच्चे माल के बड़े स्रोत थे। और इसी कच्चे माल की तलाश में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी। तो जो अंग्रेजों के आर्थिक हित थे, कृषि से संबंधित, उद्योग से संबंधित, ये पूरी तरह स्वयं के लाभ पर केंद्रित थे। जैसे उनके मुक्त व्यापार की नीति थी, उनका जो लगान का सिद्धांत था, औद्योगिक विकास की जो प्रक्रिया थी, ये भारतीय जनमानस के हितों के विरोध में थी। इससे हमारे यहाँ का एक बहुत बड़ा वर्ग दुखी था और इसलिए औपनिवेशिक शासन के विरोध में भारतीय जनमानस ने एक होना प्रारंभ कर दिया। दूसरा कारण था ब्रिटिश शासन द्वारा भारत का राजनीतिक, प्रशासनिक और आर्थिक एकीकरण।
तो अंग्रेज भारत में व्यापारी के तौर पर आए। बाद में बक्सर के युद्ध के बाद संपूर्ण भारतवर्ष में उन्होंने अनेक नीतियों के माध्यम से अपनी प्रशासनिक व्यवस्था का संगठन करने के लिए, आर्थिक व्यवस्था को नियोजित करने के लिए संपूर्ण भारत का एकीकरण किया। इस एकीकरण के दौरान औपनिवेशिक शासन की जो नीतियां थीं वो कहीं ना कहीं आम जनमानस के विरोध में थीं। इसके साथ ही साथ अंग्रेजों ने अपने व्यापारिक हितों को ध्यान में रखते हुए संचार के साधनों का विकास हुआ। देश में ट्रेन चलाई गई 1853 में। तो ये जो उन लोगों ने अपने साधनों का विकास किया, इन साधनों के कारण भारत का भी एकीकरण बढ़ा, आपस में लोगों का मेल मिलाप बढ़ा, लोगों की बातचीत होने लगी, एक सामूहिक एकता का जागरण हुआ। इससे लोग संगठित हुए और संगठित होने के बाद ये जो संगठन था, ये मेल मिलाप था, ये जो कलेक्टिव इंटरेक्शन था, इसने भी राष्ट्रवाद की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। तीसरा बड़ा कारण था पाश्चात्य चिंतन और शिक्षा का प्रभाव। पाश्चात्य जगत में ऐसे अनेक विद्वान हुए हैं, ऐसी अनेक क्रांतियां हुई हैं, जिसके कारण स्वतंत्रता, समानता, न्याय, इन बातों पर बल दिया गया। फिर भारत का एक बहुत बड़ा जो युवा वर्ग था वो शिक्षा प्राप्त करने ब्रिटेन जाता था। वहाँ से पाश्चात्य शिक्षा से जो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का भाव लेकर आता था और इन मूल्यों को लेकर वो भारत में स्वतंत्रता के लिए, ब्रिटिश शासन के विरोध के लिए कार्य करता था। तो ये भी एक बड़ा कारण था। फिर अगला कारण है भारत के अतीत गौरव का पुनः उत्थान। तो भारतीय संस्कृति प्राचीन काल से बहुत ही समृद्ध रही है, इसका अपना एक महान गाथा है। इसको उजागर करने में जो विदेशी विद्वान हैं, मैक्स मुलर, विलियम जोन्स, मोनियर विलियम्स, इन लोगों ने अपने शोध कार्यों से जो निष्कर्ष प्रस्तुत किए, तो इससे समझ में आया कि भारत का इतिहास अत्यंत समृद्ध रहा है, गौरवपूर्ण रहा है। फिर भारत में आर.जी. भंडारकर, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, ऐसे महापुरुषों ने संपूर्ण समाज का जागरण किया और देश में सामाजिक राजनीतिक चेतना जागृत करने का प्रयास किया। मित्रों, हम इतिहास में सीधे सीधे उन्हें पढ़ते हैं जिनका स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने राजनीति से दूर रहकर सामाजिक जागरण को बल दिया, राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्र प्रेम, आत्मसम्मान और आत्मगौरव को जगाने का कार्य किया और उस आधार पर हमारे देश में राजनीतिक आंदोलन खड़े हुए। इसमें एक प्रमुख नाम स्वामी विवेकानंद का है। स्वामी विवेकानंद ने भारत को ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी वैश्विक मंच पर भारत को रखा। हम सभी को पता है कि जो शिकागो में सर्वधर्म सम्मेलन हुआ था, उसमें स्वामी जी ने भारतीय संस्कृति को रखने का प्रयास किया था। और वास्तव में अनेक विद्वान ये कहते हैं, अनेक विद्वानों के यह विचार है कि जो भारत में स्वतंत्रता आंदोलन प्रारंभ हुए, भारत में जो राजनीतिक क्षेत्र में जो सक्रियता आई, इसमें बहुत बड़ी भूमिका स्वामी विवेकानंद के त्याग और तपस्या की है। क्योंकि भारतीय समाज में अनेक बुराइयां थीं, अज्ञानता, अशिक्षा, अस्पृश्यता। उन दिनों पर लोग बहुत ज़्यादा चिंतनशील नहीं थे। तब संपूर्ण भारतीय समाज को जागृत करने का कार्य स्वामी विवेकानंद ने किया। अनेकों अनेक विद्वान, महापुरुष, राजनेता स्वामी विवेकानंद को स्वतंत्रता आंदोलन का आध्यात्मिक मार्गदर्शक कहते हैं। तो इस तरह से अनेक हमारे यहाँ सामाजिक कार्यकर्ता हुए, साधु सन्यासी हुए, संत हुए, जिन्होंने सामाजिक धार्मिक
जागरण किया और भारत में उदारवाद के भाव को प्रोत्साहित करने में, उसे जागृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई। फिर अनेक समकालीन जो यूरोपीय आंदोलन थे, जो हमारे देश में स्वतंत्रता आंदोलन के लिए प्रयास हो रहे थे, उसी के आसपास यूरोप के अनेक देश भी आज़ादी के लिए प्रयत्न कर रहे थे, जैसे इटली, आयरलैंड, यूनान। आयरलैंड का एक आंदोलन चला, सीम फेन आंदोलन। उस आंदोलन को प्रेरणा लेकर हमारे यहाँ एक बहुत ही प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, महिला नेतृत्वकर्ता एनी बेसेंट आई हुई थी। तो जो यूरोपीय आंदोलन चले, इन आंदोलनों का प्रभाव भी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में पड़ा। उदारवाद का अगला कारण हो सकता है एल्बर्ट बिल। तो लॉर्ड रिपन ने एल्बर्ट बिल पेश किया। भारत में जो न्यायपालिका थी उसमें जातीय समानता थी। जातीय समानता थी मतलब जो अंग्रेजों के मुकदमे केवल अंग्रेजी या यूरोपीय जज ही सुन सकते थे या उन्हें न्याय प्रदान कर सकते थे। यानी भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय मुकदमे सुनने का कोई अधिकार नहीं था। इस तरह से न्यायपालिका के क्षेत्र में भी असमानता थी, जाति आधारित, वर्ग आधारित, प्रजाति आधारित। तो इसको दूर करने के लिए लॉर्ड रिपन एल्बर्ट बिल लाए और इसके माध्यम से प्रयास किया गया कि न्यायपालिका में इस तरह के भेदभाव को समाप्त किया जाएगा और भारतीय न्यायाधीशों को भी यूरोपीय मुकदमे सुनने का अधिकार होगा। इससे भी आम जनता में जागरण हुआ, राष्ट्रीय चेतना जागी। एक बात तो ये स्पष्ट हुई कि ब्रिटिश शासन हर क्षेत्र में अन्याय करता है, यानी न्याय जैसे पवित्र क्षेत्र में भी जातीय वर्ग असमानता है। इससे लोग जागृत हुए। फिर न्याय मिलने से जब भारतीय जजों को यूरोपीय मुकदमे सुनने का अधिकार मिला, इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ा। तो ये एल्बर्ट बिल भी कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद के उदय में एक महत्वपूर्ण कारण साबित हुआ। फिर राष्ट्रवादी जो साहित्य की रचना हुई, मित्रों, साहित्य की बड़ी भूमिका है। पुस्तक के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से किसी भी देश की सामाजिक आर्थिक स्थिति में आमूलचूल परिवर्तन लाया जा सकता है, किसी सोए हुए व्यक्ति को जगाया जा सकता है। तो भारतीय समाज के जागरण में अनेक हमारे यहाँ के विद्वानों ने जो लेख लिखा, जो अखबार प्रकाशित हुए, पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित हुईं, ग्रंथ प्रकाशित हुए, पुस्तकें प्रकाशित हुईं, जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है भारत दुर्दशा। बंगाल के सामाजिक पुनर्जागरण के अग्रदूत कहे जाते हैं, पत्रकारिता के अग्रदूत कहे जाते हैं राजा राम मोहन राय, रविन्द्रनाथ टैगोर और सुब्रमण्यम भारती। ऐसे अनेक लेखक हुए जिन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से सामाजिक जागरण का, राष्ट्रीय चेतना जागृत करने का कार्य किया। इससे भी राष्ट्रवाद की भावना को बल मिला। जब हमारे यहाँ जो बुद्धिजीवी वर्ग है, ये साहित्य लेखन करते थे, संकलन करते थे, प्रकाशन करते थे, समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन करते थे, तो अनेकों बार उनको प्रतिबंधित भी कर दिया गया। ये अंग्रेजों की रणनीति होती थी। इसका बड़ा केंद्र बंगाल बना। बंगाल में अनेक पत्रकार हुए, साहित्यकार हुए और बंगाल से यह चेतना पूरे देश में फैली। अनेक प्रांतों में, अनेक क्षेत्रों में जो लेखक थे, पत्रकार थे, वो अपने कलम के माध्यम से, पत्रकारों ने पत्रकारिता के माध्यम से ब्रिटिश शासन को चुनौती देने, औपनिवेशिक स्वार्थों को सीमित करने, उनका विरोध करने के लिए अनेक लेख लिखे। इसने राष्ट्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर अखिल भारतीय संगठनों की स्थापना। तो कांग्रेस की स्थापना के पहले से ही देश के अलग अलग क्षेत्रों में संगठन स्थापित होने लगे थे।
जैसे कुछ संगठन हैं ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन। जो ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी का इंडियन एसोसिएशन है, ये भारत में अखिल भारतीय संगठन की स्थापना की दिशा में किया गया पहला प्रयास माना जाता है। इसकी स्थापना कोलकाता में हुई और 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के रूप में इसका पहला सम्मेलन हुआ और इसी दिन कांग्रेस का भी सम्मेलन था, कांग्रेस की स्थापना के बाद। इसलिए कांग्रेस की स्थापना में सुरेंद्रनाथ बनर्जी की बड़ी भूमिका थी। लेकिन चूंकि इंडियन एसोसिएशन का सम्मेलन होने के कारण वो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग नहीं ले पाए, और जब कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी अनुपस्थित रहे। तो दोस्तों, अभी तक मैंने ये चर्चा की आपसे राष्ट्रवाद के उदय के कारणों की। उसको मैंने टू द पॉइंट बताने का प्रयास किया। मैं वैसे ही बोल रहा हूं कि आपको प्रारंभिक परीक्षा अथवा मुख्य परीक्षा में नोट्स बनाने में या एग्जाम साल में लिखने में कोई परेशानी ना हो, इसलिए उस दौरान में कुछ बीच में अतिरिक्त बातें नहीं कर रहा हूं, टू द पॉइंट चल रहा हूं और कॉन्सेप्चुअल जो नॉलेज है उसे रखने का प्रयास कर रहा हूं। अब हम इतिहास के पन्नों में जाएंगे तो ये देखेंगे कि इतिहास लेखन जो है, अभी बहुत सारे पश्चिमी जगत के विद्वानों का नाम आया, पाश्चात्य विचारों का नाम आया, और मैंने बताया कि उस शोध कार्य उन्होंने किया। इस शोध कार्य से सामने कुछ निष्कर्ष आए और इससे सामाजिक राजनीतिक जागरण हुआ। तो पाश्चात्य विद्वानों का जो नाम आता है तो कॉमन नाम है, जैसे मैक्स मूलर, विलियम जोन्स, मोनियर मैगलिंज, ये लगभग हर जगह शोध कार्य में आएंगे, तो उनको आपको एक बार ध्यान रखना चाहिए। तो मैं आगे का जो विषय है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, इस विषय पर जानकारी देना चाहूंगा। तो भारत में राष्ट्रवाद के उदय के बाद देश के विभिन्न हिस्सों में भिन्न भिन्न संगठनों के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना का जागरण प्रारंभ हुआ। विभिन्न वर्ग के संगठनों ने, वर्ग आधारित संगठनों ने अपने अपने वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए हितों की रक्षा के लिए राजनीतिक जागरण का कार्य किया। लेकिन भारत को एकीकृत करने के लिए, संगठित करने के लिए एक अखिल भारतीय स्तर के संगठन की आवश्यकता थी, और यह संगठन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। सेवानिवृत्त अंग्रेज अधिकारी A.O. ह्यूम, ये रिटायर्ड ICS थे, इन्हें शिमला का संत भी कहा जाता है। इनके प्रयासों से 1885 में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई, जिसका पहला सम्मेलन 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ, और दादा भाई नौरोजी के सलाह पर इस संगठन का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया। पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सम्मेलन पुणे में होना था, लेकिन वहां महामारी फैलने की वजह से यह सम्मेलन पुणे में न होकर मुंबई में हुआ। इसमें देश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों के 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कांग्रेस की स्थापना में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति का योगदान था, जिनका नाम था सुरेंद्रनाथ बनर्जी। वो कांग्रेस के पहले अधिवेशन में शामिल नहीं हुए, क्योंकि उस दिन उनके अपने संगठन का भी अधिवेशन कोलकाता में था, इसलिए सम्मेलन में शामिल नहीं हो पाए। अब कांग्रेस की स्थापना हुई, एक नया संगठन था, और कोई भी संगठन बनता है तो पहले वो अपरिपक्व, अविकसित, अनौपचारिक होता है।
ये प्रत्येक संगठन के साथ एक विकास की प्रक्रिया का नियम ही है। इस तरह से कांग्रेस भी अपने शुरुआती स्तर में अपरिपक्व अविकसित एक संगठन था, लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस का विकास हुआ। कांग्रेस में एक औपचारिक संगठन पनपा, एक परिपक्व विचारधारा आई, कांग्रेस जनता के बीच लोकप्रिय होने लगी। कांग्रेस की स्थापना को लेकर देश के राजनेताओं के कुछ उद्देश्य थे, जिसे हम कांग्रेस की स्थापना के उद्देश्य कह सकते हैं। यह उद्देश्य था भारत में राष्ट्रीय चेतना का जागरण, देशभक्ति का जागरण। दूसरा उद्देश्य था लोगों को राजनीतिक रूप से शिक्षित करते हुए राष्ट्रीय चेतना का जागरण करना। तीसरा उद्देश्य था औपनिवेशिक शासन की वास्तविक प्रकृति जनता के बीच ले जाना और इसके विरोध में एक बौद्धिक संघर्ष को संगठित करना। अगला उद्देश्य था अखिल भारतीय राजनीतिक नेतृत्व को विकसित करना। एक प्रमुख उद्देश्य यह भी था कि देश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में राष्ट्र हित के लिए सक्रिय रूप से कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं के बीच मैत्री भाव स्थापित करना, अर्थात उनको एक मंच में लाना, उनको संगठित करना। क्योंकि अलग अलग प्रयास करने से ताकत बटेगी, लेकिन सारे लोग एक मंच में आकर प्रयास करेंगे तो सारे लोगों की एक ताकत इकट्ठी होगी और वो औपनिवेशिक शासन को चुनौती देने के लिए वरदान साबित होगी। भविष्य में आने वाली सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समस्याओं के संदर्भ में शिक्षित वर्ग का जनमत तैयार करना। ये कांग्रेस ने 1885 में अपना घोषणा पत्र जो जारी किया, उसमें उसके प्रमुख उद्देश्य थे। कांग्रेस की जब स्थापना हुई तो कांग्रेस की स्थापना को लेकर अनेक विद्वानों ने अपना अपना मत व्यक्त किया। कई आलोचकों ने इसकी आलोचना भी किया। कुछ आलोचकों का ऐसा भी कहना था कि कांग्रेस की स्थापना जो है ये लॉर्ड डफरिन के कहने पर, लॉर्ड डफरिन उस समय के वायसराय थे, उनके मार्गदर्शन पर, उनके आदेश पर एओ ह्यूम ने किया था। क्योंकि अंग्रेज चाहते थे कि आम जनमानस में जो भी असंतोष है, निराशा है, वह ज्वालामुखी के रूप में न फटे, बल्कि वो मंच के माध्यम से, संगठन के माध्यम से उसकी सुरक्षित निकासी हो जाए, वाष्प की तरह वो निकल जाए। इसलिए अंग्रेजों ने अपनी योजनाबद्ध तरीके से, चाल से अंग्रेज अधिकारी के द्वारा सेफ्टी वाल के रूप में कांग्रेस की स्थापना कराई। अनेक भारतीय महापुरुषों जिन्होंने कांग्रेस की आलोचना किया है, लाला लाजपत राय ने स्वयं कहा कि ये कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफरिन के मस्तिष्क की उपज है। अश्विनी दत्त ने कहा एक 3 दिनों का तमाशा है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। स्वयं लाला लाजपत राय ने कहा कि कांग्रेस शिक्षित वर्ग का वार्षिक राष्ट्रीय मेला है। इस तरह से कांग्रेस की आलोचना हुई। कुछ लोगों ने सेफ्टी वाल्व कहा, लेकिन सेफ्टी वाल्व कहना या इस तरह का जो आरोप लगाना है ये वास्तव में अपूर्ण है, अधूरा है, इसके कोई वैज्ञानिक साक्ष्य नहीं है। एक तरफ जहां कांग्रेस के ऊपर आरोप है कि अंग्रेजों का सेफ्टी वाल्व था, वहीं दूसरी तरफ हमारे भारतीय राजनेता, समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले जो यहाँ के नेतृत्वकर्ता थे, वो लंबे समय से एक संगठन की तलाश में थे जो संपूर्ण राष्ट्र की राजनीतिक शक्ति को एक करने का प्रयास करे। इस तरह से इन नेताओं ने कांग्रेस को तलत चालक के रूप में प्रयोग किया। यानी कांग्रेस की भूमिका लेकर 2 तरह के मत हैं। एक मत यह है कि अंग्रेजी शासन के लिए सेफ्टी वाल्व था, तो दूसरा मत यह भी है कि भारतीय राजनेताओं के लिए तलत चालक था। यानी जो शासन का आक्रोश है, शासन का जो शक्ति प्रदर्शन है, वह सीधे जनता में न जाकर वो कांग्रेस के माध्यम जनता में जाएगा। इससे जनता जो है वो प्रताड़ित होने से, अत्याचार होने से, हिंसा से जनता बच जाएगी।
खैर दोनों मत पूर्ण नहीं माने जाते हैं, लेकिन चूंकि विद्वानों के अपने अपनी दृष्टिकोण से अध्ययन के आधार पर, शोध के आधार पर मत हैं, इसलिए मैंने आलोचना के तौर पर बताया। कांग्रेस की स्थापना से लेकर आने वाले समय तक कांग्रेस को सरकार ने शंका की नजर से देखा। अंग्रेजी शासन ने समय समय पर इसका उपहास उड़ाया। प्रारंभ में कांग्रेस को एक अल्पमत की संस्था माना गया, और जैसे जैसे कांग्रेस लोकप्रिय होती गई, सर्व समाज में पहुंचती गई, सामाजिक जागरण का, राष्ट्रीय आंदोलन का प्रतीक बनती गई, वैसे वैसे अंग्रेजों का कांग्रेस के प्रति रवैया और विरोध बढ़ता गया, रवैया बदलता गया। जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय वायसराय थे लॉर्ड डफरिंग। लॉर्ड डफरिंग ने स्वयं कहा कि कांग्रेस कोई बहुत बड़ी संस्था नहीं है, ये अल्पमत का प्रतिनिधित्व करती है। बंगाल विभाजन के गुनहगार लॉर्ड कर्जन ने कहा कि सने सने कांग्रेस पतन की ओर बढ़ रही है, धराशायी होने के लिए तैयार है। मेरी दिली तमन्ना है कि भारत में रहते हुए इसका सने सने पतन देख पाऊं। इस तरह से कांग्रेस अपनी स्थापना से लेकर आज़ादी के समय तक अंग्रेजों के विरोध का, उपहास का साधन बनी, टारगेट बनी। उसके बाद कांग्रेस की स्थापना के समय इसका जो नेतृत्व था वो उदारवादियों के हाथ में था। धीरे धीरे कांग्रेस संस्था, कांग्रेस एक राजनीतिक दल के रूप में लोकप्रिय होता गया, और राष्ट्रीय आंदोलनों की सारी धाराएं कांग्रेस के बैनर तले आ गईं, और कांग्रेस के प्रयासों से, कांग्रेस के नीतियों के कारण देश को आज़ादी मिली। कांग्रेस की स्थापना के बाद के इतिहास को हम, कांग्रेस के विकास को हम 3 चरणों में बांट सकते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के विकास को, अभी तक मैंने बताया आपको, कांग्रेस की स्थापना, उसका उद्देश्य, उसको लेकर मत, सरकार का रवैया। अब स्वतंत्रता आंदोलनों को हम कांग्रेस के इतिहास के साथ जोड़कर देखें तो स्वतंत्रता आंदोलन या स्वतंत्रता संघर्ष के जो चरण हैं उन्हें हम 3 भागों में बांट सकते हैं। जो पहला चरण था ये उदारवादियों का अथवा नरमपंथियों का युग था। ये 1885 से 1905 तक था। यानी कांग्रेस अपनी स्थापना के बाद प्रारंभिक समय में उदारवादियों के नेतृत्व में नहीं, इसमें उदारवादियों का प्रभाव था। 1905 से 1919 के बीच उग्रवाद का प्रभाव था, गर्मपंथी जिसे हम कहते हैं। 1919 में महात्मा गांधी सक्रिय राजनीति में आए, और आने के बाद महात्मा गांधी ने कांग्रेस को दिशा दिया, और 1919 से लेकर आज़ादी तक 1947 तक कांग्रेस को महात्मा गांधी का मार्गदर्शन प्राप्त होता रहा। गांधी विचारों में कांग्रेस को दिशा प्राप्त हुई, और इसी दौरान अंग्रेजों के विरोध में, अंग्रेजी शासन के विरोध में, हुकूमत के विरोध में स्वतंत्रता आंदोलनों को तीव्र गति मिली। चूंकि मित्रों महात्मा गांधी का नाम आ रहा है, और महात्मा गांधी के जीवन से भी बहुत प्रश्न बनते हैं जो कि कई बार हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं होते हैं, या स्वतंत्रता आंदोलन का सीधे हिस्सा नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी अनेक प्रश्न महात्मा गांधी के जीवन चरित्र से पूछे जाते हैं। तो महात्मा गांधी का जन्म गुजरात में हुआ था। उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में जानकारी हम सभी को होगी, ऐसा मैं मानता हूं। 1893 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए, एक केस के सिलसिले में पैरवी करने। लेकिन महात्मा गांधी वहां गए तो महात्मा गांधी ने वहां जाकर देखा तो बहुत ही अमानवीय एक परंपरा थी वहां, प्रजाति भेद की। यानी श्वेत प्रजाति द्वारा नीग्रो प्रजाति पर इतना अत्याचार किया जा रहा था कि ये
उनके साथ जो व्यवहार होता था वो जानवरों से भी बदतर था। ये पीड़ा, ये व्यथा महात्मा गांधी को देखी नहीं गई। और महात्मा गांधी ने अफ्रीका में निग्रो प्रजाति के अधिकारों के लिए अपने सत्याग्रह की शुरुआत कर दिया, अहिंसक आंदोलन की शुरुआत कर दिया। लंबे समय तक वहाँ महात्मा गांधी रहे, निग्रों के लिए, काले लोगों के लिए, अश्वेत लोगों के लिए लड़ाई लड़े। और इस तरह से महात्मा गांधी ने अपने जीवन के सत्याग्रह की शुरुआत या राजनीति की शुरुआत भारत से नहीं की, बल्कि अफ्रीका से की। और वहाँ पर महात्मा गांधी का आश्रम भी है, फिनिक्स फार्म, डरबन में। इस तरह से महात्मा गांधी का जो सत्याग्रह प्रारंभ हुआ ये अफ्रीका से प्रारंभ हुआ, और उनका जो आश्रम था फिनिक्स फार्म वह अफ्रीका में है। उसके बाद महात्मा गांधी 1915 में भारत आए। जब आए तो उस समय महात्मा गांधी ने एक प्रसिद्ध पुस्तक भी लिखा, हिंद स्वराज, महात्मा गांधी का प्रसिद्ध ग्रंथ है। महात्मा गांधी की आत्मकथा है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। तो जो हिंद स्वराज है ये मराठी भाषा में उन्होंने लिखा था। अब तो वो बाजार में, मार्केट में हर भाषा में उसका अनुवाद हुआ है, लेकिन स्वयं महात्मा गांधी ने इसको गुजराती भाषा में लिखा था, हिंद स्वराज को, और उसका बाद में ट्रांसलेशन हुआ। शायद मैंने पहले मराठी बोला, मराठी गलत, गुजराती भाषा में लिखा, बाद में उसका ट्रांसलेशन हुआ। महात्मा गांधी जब यहाँ आए तो प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था, और महात्मा गांधी अंग्रेजों को न्यायप्रिय और सच्चा मानते थे। और जब प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ तो महात्मा गांधी ने यहाँ के युवाओं का आह्वान किया कि युवाओं, सेना में जाओ, देश के लिए लड़ो, शहीद हो, ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। और गांधी जी के कहने पर बड़ी संख्या में युवा सेना में गए, प्रथम विश्व युद्ध में शहीद भी हुए, क्योंकि गांधी जी का मानना था कि अंग्रेज जो है न्यायप्रिय हैं, सच्चे हैं। चूँकि गांधी जी एक उस समय बड़ी हस्ती थी, अफ्रीका में प्रजाति भेद का विरोध करके आए थे, उनका नाम सुर्खियों में था, दूसरे देश के लोग उन्हें मानने लगे थे, उनके अपने एक विचार थे, इसलिए भारत भी उनका एक प्रभाव था। और बिहार में कुछ आंदोलन हुए, चंपारण आंदोलन हुआ नील की खेती के विरोध में 1917 में। तो बिहार के एक गांधीवादी नेता थे पंडित राजकुमार शुक्ल, उन्होंने महात्मा गांधी को आमंत्रित किया कि आकर आप अंग्रेजों का विरोध करिए। और चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों का विरोध किया, और चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी की जीत हुई, जिससे उनका नाम और सुर्खियों में आया। इस तरह से भारत में उनका पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह था, जो व्यक्तिगत था, किसी के आग्रह पर वो बिहार गए थे। उसके बाद अहमदाबाद में मजदूरों ने, जो वहाँ की कपड़ा मिल थी, उनके मजदूरों ने आंदोलन किया, महात्मा गांधी वहाँ भी शामिल हुए और सफलता मिली। फिर महात्मा गांधी 1919 में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो महात्मा गांधी की आंखें खुली। महात्मा गांधी ने कहा कि अंग्रेज क्रूर हैं, हिंसक हैं, और आज से मैं इनके प्रति सहयोग की नीति का परित्याग करता हूं और जीवन पर्यंत में असहयोग की नीति का पालन करूंगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी भारत की सक्रिय राजनीति में अवतरित हुए, और उनके नेतृत्व में असहयोग आंदोलन हुआ। हालांकि खिलाफत आंदोलन में भी उनका अप्रत्यक्ष सहयोग प्राप्त था, खिलाफत समिति के अध्यक्ष थे। 1919 से लेकर 1947 तक महात्मा गांधी भारतीय राजनीति के पथ प्रदर्शक रहे, स्वतंत्रता आंदोलन के केंद्र रहे, भारतीय राजनीति ही नहीं भारतीय जनमानस की श्रद्धा का प्रतीक रहे। अनेक लोगों ने उन्हें अनेक नाम से पुकारा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें चाचा कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें बापू कहा। सुभाष चंद्र बोस जब आज़ाद हिंद फौज को लेकर आ रहे थे तो उन्हें राष्ट्रपिता कहा। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा कहा। और उसके बाद 1950 में नाथूराम गोडसे द्वारा गांधी की हत्या कर दी गई। जब गांधी जी का स्वर्गवास हुआ तो उनके मुंह से निकलने वाला अंतिम शब्द हे राम था। महात्मा गांधी का पसंदीदा बहुत ही प्रिय गीत था, जो कि मूलतः गुजराती भाषा में है। वह गीत था, वैष्णो जनते तैने कहिए पर पीड़ पड़ाई जाने ना। दोस्तों, थोड़ा सा मैंने महात्मा गांधी के जीवन चरित्र पर भी प्रकाश डाला। हालांकि आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी हर घटनाओं में आएंगे, लेकिन वहाँ पर महात्मा गांधी पर
विशेष रूप से प्रकाश नहीं डाल सकता, और ये लगभग इनसे बहुत सारे प्रश्न बने हुए हैं, इसलिए मैंने महात्मा गांधी के बारे में कहा। तो जैसे मैंने बोला कि महात्मा गांधी का फिनिक्स फार्म आश्रम था, इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, तरुण भारत, ये उनके प्रमुख पत्र थे। हिंद स्वराज उनकी प्रमुख पुस्तक थी। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये उनकी आत्मकथा थी। इस तरह से मैंने आज कुछ विषयों पर आपको कुछ इतिहास के महत्वपूर्ण, जो प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों में हैं, मैंने आपको मुख्य परीक्षा की दृष्टि से इस विषय को आज रखने का प्रयास किया, और आपके इतिहास अध्ययन में, लेखन में, समझने में आसानी होगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। तो मैं आज अपने लाइव क्लास को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।